चलो, बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन जो हम लोग लास्ट चैप्टर पढ़े हैं, ठीक है, कुछ टर्म्स है जो मैंने देखा ऑब्जेक्टिव में या ऐसे भी 1 नंबर के क्वेश्चन में आ रहा है आप लोग का क्वेश्चन में, ठीक है, तो उसको हम लोग पूरा डिटेल कर लेते हैं एक बार। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन क्या हो गया कि बायोडाइवर्सिटी क्या हो गया, स्टडी ऑफ वैरायटी ऑफ लाइफ, है ना, जो बहुत सारी वैरायटी है लाइफ की, वो हम लोग बोल रहे हैं बायोडाइवर्सिटी, और उसको हम लोग कैसे कंजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, उसको हम लोग कह रहे हैं कंजर्वेशन, और इस पूरे चैप्टर में हम लोग वही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो बायोडाइवर्सिटी इज द टोटल वैरायटी ऑफ लाइफ on earth at all levels including genetic species and ecosystem लेवल, ठीक है। हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे कि बायोडाइवर्सिटी के 3 लेवल्स में हम लोग इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। पहला है जेनेटिक। तो जेनेटिक वैरायटी का मतलब क्या है कि एक ही स्पीसीज के, है ना, एक ही स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म में जो वैरायटी, सब स्पीसीज समझिए उसके पाए जाते हैं, ठीक है ना, तो वो हो गई जेनेटिक वैरायटी। जैसे कि एग्जांपल था कि एक मेडिसिनल प्लांट है राउलफिलिया वोमिटोरिया, ये डिफरेंट हिमालयन रेंजेस में आपको डिफरेंट वैरायटीज के मिलेंगे, ठीक है, पूरे हिमालय रेंज में ये फैला हुआ है। और एक केमिकल जिसको हम लोग बोलते हैं रेसरपाइन, ठीक है, ये सीक्रेट करता है, जो कि क्या करता है, हाई बीपी का मेडिसिन बनाने में इसका यूज होता है, ठीक है ना, स्पेशली हाई बीपी। इंडिया में 50,000 से ज्यादा जो है वो राइस की वैरायटी है और 1000 से ज्यादा है मैंगो की वैरायटी, ठीक है। हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है फॉर द ऑब्जेक्टिव ऑल्सो एंड फॉर द 1 मार्क्स क्वेश्चंस। स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या हो गया कि अलग अलग स्पीसीज, अब एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, जो अलग अलग स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको, ह्यूमन बींग भी है हम लोग यहाँ पर, आप लोग यहाँ डॉग भी देखेंगे, कैट भी देखेंगे, ठीक है, काऊ भी देख रहे हैं हम लोग, छोटे छोटे स्नेक्स वगैरह भी रहते हैं, फ्रॉग्स भी है, इंसेक्ट्स भी हैं। तो यहाँ क्या हो गया, ये स्पीसीज वैरायटी है कि एक ही पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे स्पीसीज की मतलब कि पूरी कम्युनिटी रह रही है ना। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आप एनसीईआरटी में मेंशन है। वेस्टर्न घाट हैव ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज देन ईस्टर्न घाट, ठीक है, वेस्टर्न घाट में एम्फीबियन की स्पीसीज ज्यादा मिलती है ईस्टर्न घाट की अपेक्षा। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, अब ये अलग अलग इकोसिस्टम है, ठीक है, जैसे कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम, ठीक है, लेक इकोसिस्टम, ओशियन इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के लेवल पर अगर हम लोग इसको देख रहे हैं तब हम लोग इसको कहेंगे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ हम लोग देखे थे कि जो 7 मिलियन टोटल स्पीसीज पाई जाती है अराउंड प्लांट और एनिमल सब मिला करके, जिसमें कि 70% क्या है, एनिमल्स है, और 22% ही क्या है, प्लांट्स है, ठीक है। और एनिमल में जो है टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज जो है वो किसकी है, अधिकतर 70% इंसेक्ट्स हैं एनिमल, अगर सिर्फ एनिमल की बात कर ले हम लोग तो। और जो नंबर ऑफ फंजाई जो है पूरे वर्ल्ड में जितना नंबर ऑफ फंजाई है वो हमारे फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स और मैमल्स के कैलकुलेशन के बराबर है, ठीक है। इंडिया हैज ओनली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल लैंड एरिया, पर यहाँ की ग्लोबल डाइवर्सिटी कितनी है, 8.1, जो अपने आप में बहुत ज्यादा है, ठीक है। दिस मेक आवर कंट्री वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज इन द ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ हम लोग देखे थे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कि इनवर्टिब्रेट्स में जो अधिकतर पार्ट है, ठीक है, इंसेक्ट का है, और मोलस्का, क्रुस्टेशियन और अदर ग्रुप बहुत कम है ना। वर्टिब्रेट में हमने देखा था कि सबसे ज्यादा फिशेस है, उसके बाद बर्ड्स है, तब रेप्टाइल्स है, तब मैमल्स है, तब एम्फीबियंस और मैमल्स अराउंड बराबर ही है। और प्लांट्स में हमने देखा था कि फंजाई और एंजियोस्पर्म, है ना, सेम परसेंटेज रखते हैं, और बाकी मॉसेस, फर्न, एल्गे, लाइकेन, इनका बहुत ही कम परसेंटेज है, ठीक है। पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हम लोग 2 चीजें पढ़ेंगे, एक लैटिट्यूडनल डाइवर्सिटी ग्रेडियंट और एक हमने देखा था स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, ठीक है। तो लैटिट्यूडनल डाइवर्सिटी ग्रेडियंट क्या हो गया, ये एक पैटर्न बताता है, जैसे कि यहाँ पर ग्लोब देखिए, है ना, जो ये इक्वेटर का रीजन है, ठीक है, ये जो इक्वेटर का रीजन है, यहाँ पर सबसे ज्यादा अवेलेबिलिटी है किसकी, सारे ऑर्गेनिज्म की, मतलब कि सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी इसी रेंज में पाया जाता। और जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर पोलर रीजन की ओर बढ़ते हैं और नीचे पोलर रीजन की ओर बढ़ते हैं, स्पीसीज का जो काउंटिंग है वो कम होता जाता है, ठीक है, डाइवर्सिटी कम होता चला जाता है। तो
यहाँ पर है ये लैटिट्यूडनल, क्या हुआ, ये इस तरह से जो इक्वेटर में हम लोग ऐसे बांट रहे हैं ना, इस तरह से लैटिट्यूड में ये जो बांटा हुआ, डिवाइड किया हुआ, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, लैटिट्यूड बोल रहे हैं। तो द लैटिट्यूडनल डाइवर्सिटी ग्रेडियंट इज अ पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी दैट शोज हाउ द नंबर ऑफ स्पीसीज वेरीज विद लैटिट्यूड। जैसे कि इक्वेटर के पास में जो है वो सबसे ज्यादा है और जैसे ऊपर या नीचे जाएंगे कम होता जाएगा। The latitudinal diversity gradient is one of the most well-known pattern in ecology. ये क्या क्या शो करता है, ये शो करता है there are more species in tropic than in temperate region। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन में मतलब वो जो बीच वाला इक्वेटर रीजन है, यहाँ पर ज्यादा स्पीसीज है इस एरिया के मुकाबले। ठीक, और क्या शो कर रहा है कि ये ऑब्जर्व कर रहा है इन मेनी ग्रुप्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर पाए जाते हैं। सेम बात ही है। ठीक है, फिर ये क्या बात कर रहा है, लैटिट्यूडनल डाइवर्सिटी ग्रेडियंट इज अ बायोजियोग्राफिक पैटर्न दैट डिस्क्राइब हाउ डाइवर्सिटी चेंजेस विद लैटिट्यूड। ये पैटर्न क्या दिखा रहा है कि कैसे लैटिट्यूड चेंज हो रहा है तो डाइवर्सिटी भी चेंज हो जा रही है। Implication of LDG. LDG is important for understanding the distribution of biodiversity। इससे हम लोग को पता चलता है कि कौन से रीजन में ज्यादा डाइवर्सिटी पाया जाता है। ट्रॉपिकल एरियाज आर पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट because they experience high rates of habitat degradation and biodiversity loss। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो डाइवर्सिटी है वो अमेजन रेन फॉरेस्ट में है, जो कि साउथ अमेरिका में है। 40,000 से ज्यादा स्पीसीज यहाँ क्या की है, प्लांट्स की है। 3000 स्पीसीज ऑफ फिशेस, 1300 स्पीसीज ऑफ बर्ड, 427 species of mammal and amphibians, 378 species of reptiles and around 1.25 lakh species of invertebrates। ठीक है, बहुत ज्यादा है, जिसमें आपके इंसेक्ट सबसे ज्यादा है। आगे हम लोग देखते हैं स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप इज अ पैटर्न इन नेचर दैट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ स्पीसीज इन एन एरिया एंड द साइज ऑफ द एरिया, कि क्या साइज है एरिया का और उसमें नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी है। ठीक है ना। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जो थे वो ऑब्जर्व किए थे कि जैसे जैसे एरिया बढ़ता है, मान लीजिए एरिया बढ़ रहा है तो स्पीसीज की रिचनेस भी ज्यादा बढ़ती है। ठीक है, लेकिन कब तक, एक सर्टेन लिमिट तक। ठीक, उसके बाद नहीं बढ़ेगी। जो ये ग्राफ शो कर रहा है कि स्पीसीज जो है, स्पीसीज की रिचनेस बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, लेकिन इधर एरिया भी बढ़ रहा है, लेकिन कहां पर, एक निश्चित लेवल, एक लिमिट पर आकर ये होगा क्या, रुक जाएगा। और इसको हम लोग किससे, लॉग के वैल्यू लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए से क्या कर रहे हैं, दिखाते हैं। जिसमें क्या क्या है, जिसमें एस इज इक्वल टू सी ए था पहले, है ना, मतलब क्या, स्पीसीज इज इक्वल टू, ये जो सी है क्या है, कांस्टेंट है ना, और एरिया। ठीक, तो एस क्या है, नंबर ऑफ स्पीसीज है, एरिया ए है, सी क्या है, कांस्टेंट है, और जेड क्या है, स्लोप है। ठीक है, तो स्लोप इज स्टीपर फॉर लार्जर एरिया बिकॉज द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इंक्रीजेज स्पीसीज डाइवर्सिटी। जब लार्ज एरिया होगी तो स्लोप क्या होगा, स्टीपर होता चला जाएगा। स्पीसीज रिचनेस क्या होता है, इज द नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन अ गिवन एरिया और द हैबिटेट, इट इज सिंपल मेजर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है ना। Why tropical region have more diversity? क्यों भाई ट्रॉपिकल रीजन में ज्यादा डाइवर्सिटी है ना, तो उसका 4 रीजन है, और भी रीजन है, पर मेनली 4 रीजन है कि मोर सोलर एनर्जी। सबसे पहले तो हम लोग को लाइफ के लिए क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए अच्छे से, जो कि ट्रॉपिकल रीजन में कंप्लीट पड़ता है इन द कंपैरिजन ऑफ पोलर रीजन। वहां सनलाइट कम पड़ता है इसलिए वहां ठंड है। ठीक है ना। तो ट्रॉपिकल रीजन रिसीव मोर सोलर एनर्जी देन टेम्परेट रीजन which lead to higher productivity and more food। ठीक, fewer seasonal variation, यहाँ पर सीजन का जो वेरिएशंस है वो कम हो देखने के लिए हम लोग को मिलता है। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन हैव लेस सीजनल वेरिएशन which promotes niche specialization and higher species diversity। तो ज्यादा उसमें चेंजेस नहीं आते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में ज्यादा सीजन का चेंजेस नहीं आता है, तो सीजन का ज्यादा चेंज मतलब कि एक्सट्रीम में नहीं जाता है कुछ। ठीक है, जैसे हम ही लोग ट्रॉपिकल रीजन में है तो चेंज आ रहा है सीजन में, लेकिन कुछ एक्सट्रीम में नहीं है। ठीक है ना, एक्सट्रीम में नहीं है। हाइयर टेम्परेचर इन द ट्रॉपिक लीड टू हाइयर रेट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, इकोलॉजिकल डायनेमिक्स एंड इवोल्यूशनरी प्रोसेस। यहाँ का टेम्परेचर हाई होने की वजह से भी क्या होता है, यहाँ का इवोल्यूशन मतलब कि जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ स्पीसीज है वो हमेशा बढ़ता रहता है।
long evolutionary time, tropical region and remains relatively undisturbed for million of years। ये जो एरिया है बहुत मिलियन ऑफ ईयर्स तक डिस्टर्ब नहीं हुआ, तो अनडिस्टर्ब एरिया होने की वजह से भी यहाँ पर क्या है, स्पीसीज काफी ज्यादा पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑफ द इकोसिस्टम, क्या है, क्यों जरूरी है इतनी स्पीसीज, है ना। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी रिजल्ट इन मोर स्टेबल बायोलॉजिकल कम्युनिटी, ठीक, जितने ज्यादा स्पीसीज होंगे उतनी ज्यादा कम्युनिटी होगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इंक्रीज डाइवर्सिटी रिजल्ट इन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, जितना ज्यादा क्या होगा, डाइवर्सिटी होगा, बहुत सारे प्लांट्स है, बहुत सारे एनिमल्स, तो हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, बनाते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स से, है ना, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इंश्योर सस्टेनेंस ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म मींस इट कीप द एनवायरनमेंट हेल्दी एंड सपोर्ट ऑल द लाइफ फॉर्म ऑन द अर्थ। ये क्या कर रहा है, हर स्पीसीज एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। जैसे हम लोग क्या बात किए थे कि यहाँ पर इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है हर स्पीसीज का होना, क्योंकि हर कोई क्या कर रहा है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और उसी को जो पॉल इलरिच थे, उन्होंने राइवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस के थ्रू समझाया था, जिन्होंने क्या किया था, ये बता रहे थे कि अगर एक भी स्पीसीज क्या हो रहा है, लॉस ऑफ स्पीसीज इन इकोसिस्टम कैन काउज इट टू कोलैप्स, है ना, कि क्या हो रहा है, अगर स्पीसीज लॉस हो रहा है, मतलब एक्सटिंक्ट हो रहे हैं अगर स्पीसीज, तो ये क्या कर रहा है, इकोलॉजिकल लॉस की ओर जा रहा है, मतलब एक्सटिंक्शन जो है वो बैलेंस को क्या बढ़ करता है, बिगाड़ देता है, ठीक है ना। प्रपोज किया था पॉल इलरिच ने, एक्सप्लेन कैसे किया था, एरोप्लेन के थ्रू बताया था मैंने आप लोग को एग्जांपल कि एक नट बोल्ट जो है ना, ये सीट बेल्ट का अगर खो जाए और विंग्स का अगर निकल जाए, तो दोनों में असरदार कौन होगा, विंग्स का होगा, है ना, क्योंकि और यही बात किए थे हम लोग कि जो की स्पीसीज है उनका एक्सटिंक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं बायोलॉजिकल इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, ठीक है। और अगर धीरे धीरे एक एक नट बोल्ट खुलता रहा तब तो पूरा का पूरा प्लेन ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हर एक स्पीसीज क्या है, इसी तरह से इंपॉर्टेंट है। तो द हाइपोथेसिस कंपेयर एन इकोसिस्टम to an aeroplane with species represented divert that join the aeroplane's part together, ठीक है। The hypothesis suggests that removing a few species from the ecosystem may not immediately threaten the remaining species, ठीक है, मतलब कि immediately treat नहीं किया जा सकता अगर कोई भी एक species क्या हो गई, extinct हो गई तो। However, removing more species, especially key species, can weaken the ecosystem and make it less able to function properly, ठीक है। तो अगर एक स्पीसीज हो रही है तो हम लोग को ज्यादा दिखाई नहीं देगा चेंजेस, लेकिन अगर की स्पीसीज हो रही है या ज्यादा स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रही है तो उसका असर ये इकोसिस्टम पर दिखना शुरू हो जाएगा। द हाइपोथेसिस हाइलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज रिचनेस इन मेंटेनिंग एन इकोसिस्टम, ठीक है। जैसे कि यहाँ कुछ एग्जाम्पल है, रिमूविंग अ प्रीडेटर लाइक लायन, लायन को अगर हम लोग हटा दें, ठीक है, रिमूव कर दे या एक्सटेंट हो गया फ्रॉम एन इकोसिस्टम, कुड इंक्रीज द नंबर ऑफ प्रे स्पीसीज, होगा ना, जिसको ये खा रहे हैं, ठीक, उसकी संख्या क्या होगी, बहुत बढ़ने लगेगी, लाइक डियर एंड रैबिट्स, ठीक है। तो इसकी संख्या बढ़ने लगेगी तो बैलेंस रहेगा इकोलॉजी या सिस्टम जो इकोसिस्टम है, नहीं। यूजिंग पेस्टिसाइड टू रिमूव स्पीसीज कुड ऑल्सो हैव united consequence like removing species that able to beneficial to the ecosystem। कहने का मतलब है कि जो हम लोग पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं ना स्पीसीज को रिमूव करने के लिए, अब हम लोग बार बार पेस्टिसाइड डाल रहे हैं ताकि पेस्ट मर जाए, तो ये भी क्या है, बेनिफिशियल नहीं है, है ना, ये भी क्या है, बेनिफिशियल नहीं है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ते हैं। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हम लोग कुछ एक्सटिंक्ट एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। एक्सटिंक्ट एनिमल क्या होते हैं, एक्सटिंक्ट स्पीसीज इज स्पीसीज दैट नो लॉन्गर हैज एनी लिविंग नंबर, किसको हम लोग बोलते हैं, एक्सटिंक्ट स्पीसीज जिसका अब कोई अस्तित्व इस धरती पर नहीं है, ये खत्म हो चुके हैं, ठीक है ना। जिसके कुछ एग्जाम्पल है, अमेरिकन चीता, डोडो, सोबर टूथ कैट, वूली मैथड, बेइजी डॉल्फिन। अब देखो कोई भी नाम आपको आ सकता है कभी ऑब्जेक्टिव में कि कौन एंडेंजर्ड स्पीसीज है, कौन एक्सटिंक्ट स्पीसीज है, ठीक है। ऐसे जितने नाम आपके बुक में दिए गए हैं क्वेश्चन उसी से रहेंगे, तो वो नाम यहाँ लिखे हुए हैं, बाकी के स्पीसीज का भी यहाँ पर फिगर है, ठीक है ना। जैसे कि डोडो यहाँ है, ठीक है, और क्या हो गया, वूली मैमथ यहाँ है, डायनासोर कहीं है दिख रहा है, डायनासोर इसमें नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं, डायनासोर सब तो कोई देखे है ना,
फिर ग्वागा है इसमें, किधर? डोडो तो है, ग्वागा खोज रहे। अच्छा हम दिखाते हैं ग्वागा का फिगर। थाइलेसीन, थाइलेसीन है, ठीक है अभी हम दिखाएंगे। स्ट्रेलर सी काउ है, हाँ स्ट्रेलर सी काउ तो है। ठीक है, इसके फिगर में अभी आप लोग को दिखाती हूँ बाकी बच्चों को। एंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होता है? जो अभी खत्म हुआ नहीं है पर इसके नंबर बहुत कम है, ये खत्म होने के कगार पर है ना। तो एंडेंजर्ड स्पीसीज आर स्पीसीज दैट आर रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। सम एग्जाम्पल क्या क्या है? ब्लैक राइनो, एशियन एलिफेंट, इंडियन एलिफेंट, हिप्पो, जेंट पांडा, ओरेंगटन, अफ्रीकन वाइल्ड डॉग, चिंपैंजी, ग्रीन टर्टल, ब्लू व्हेल, ग्रेट व्हाइट सार, माउंटेन गोरिल्ला, सी लायन, टाइगर और डुगोन। ठीक है, इतने सारे एनिमल्स जो है वो क्या कर रहे हैं, अब खत्म होने के कगार पे है। The IUCN system uses some criteria to assess the extinction risk of species. These criteria include the rate of population decline, geographical range and probability of extinction. ठीक है, और शायद सिलेबस रिड्यूस होने की वजह से, नहीं तो एक्चुअली में ये जो डाटा है इंडेंजर्ड स्पीसीज का वो रेड डाटा बुक में रखा जाता है, ठीक है ना। रेड शायद पूछ ले क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि सिलेबस से हटा दिया इसलिए इसको इंक्लूड नहीं किए हैं, लेकिन शायद पूछ ले। जो इंडेंजर्ड स्पीसीज का जो डाटा है, रेड इज द सिंबल ऑफ डेंजर, है ना। तो इंडेंजर्ड स्पीसीज को रेड डाटा बुक में क्या किया जाता है, लिस्ट आउट किया जाता है, ठीक है ना। काउस ऑफ स्पीसीज एक्सटिंक्शन, क्या क्या काउस हो सकते हैं भाई? हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। द प्राइमरी काउस ऑफ एक्सटिंक्शन हैबिटेट लॉस, घर अगर छिन गए, जंगल काट दिया हमने या कुछ कर दिया, जंगलों में आग लग गई, तो ये सबसे पहला रीजन होता है क्या, किसी भी स्पीसीज के खत्म होने का। घर ही नहीं है तो वो इधर उधर भागते हैं और उस अवेलेबिलिटी ऑफ फूड की भी कमी हो जाती है, शेल्टर की भी कमी हो जाती है, जिससे वो ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाते। ओवर एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है ना, द ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ कमर्शियल पर्पसेस, मतलब कि हम लोग अपनी जरूरत के लिए क्या कर रहे हैं, जीवों का शिकार कर रहे हैं। ओवर फिशिंग, बहुत ज्यादा फिशिंग हो रही है खाने के लिए, है ना। और तो ये सब भी कारण है क्या, किसका, एक्सटिंक्शन का। ठीक, एग्जाम्पल स्टेलर सी काउस, पैसेंजर पिजन एंड मेनी मरीन फिशेस। ये जो है पैसेंजर पिजन यहाँ पर होना चाहिए, ये पैसेंजर पिजन, ठीक है ना। ठीक है, और बहुत सारे मरीन फिशेस क्या हो गए हैं, एक्सटिंक्ट होने के कगार पर आ गए हैं। एलियन स्पीसीज इन्वेशन के बारे में हम लोग बात किए थे कि अगर हम लोग के हैबिटेट में कोई बाहर का क्या हो गया, कोई स्पीसीज आकर घुस गया, तो वो क्या कर सकता है, हमारे स्पीसीज को खा सकता है। जैसे कि ये जो है, ये क्या है, नाइल पर्च है ना। नाइल पर्च फिश काफी बड़ी होती है, हमारे हाइट से भी बड़ी होती है, ठीक है ना, काफी बड़ी होती है। और ये अगर एक लेक था विक्टोरिया ईस्ट अफ्रीका में, ये जब वहां चली गई ना, ये वहां पर इंक्लूड हो गई एलियन स्पीसीज। 200 स्पीसीज ऑफ चिचिल्ड फिश को क्या कर दिया इन्होंने, खत्म कर दिया। ये छोटी छोटी फिशेस होती है, इनको कहा जाता है, ठीक है, जो हम लोग एक्वेरियम में सजा के रखते हैं अधिकतर। को एक्सटिंक्शन, को एक्सटिंक्शन क्या हो गया, ये एक्सटेंशन क्या होगा कि अगर, जैसे यहाँ कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। प्लांट एंड पॉलिनेटर, ठीक है, अगर प्लांट्स की स्पीसीज खत्म हो गई, ठीक है, तो उससे बहुत सारे जो बर्ड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, नेक्टर लेते हैं और उसी पर सरवाइव कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा भाई, नहीं कर पाएंगे, है ना। और अगर बर्ड चला गया तो क्या होगा, पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, तो प्लांट्स भी नहीं उग पाएंगे, सीड्स नहीं बनेंगे इनके। प्रे एंड प्रीडेटर, ठीक है, अगर प्रे ही नहीं है तो प्रेडेटर खाएगा किसको, ठीक है ना। और अगर एक भी प्रेडेटर है, प्रे नहीं है, तो वो बिना खाए ही भूखे रह जाएगा, ठीक। होस्ट एंड पैरासाइट, जो पैरासाइट्स होस्ट के अंदर ही सरवाइव करते हैं, अगर होस्ट ही नहीं है तो वो पैरासाइट रहेगा, नहीं रहेगा। तो ये हो गया को एक्सटिंक्शन, जो एक दूसरे पर ही निर्भर रहते हैं, है ना। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इसमें हम लोग रीजन देखते हैं पहले
कि क्यों बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है ना। 3 ग्रुप में इसको बांटा गया है, नैरोली यूटिलिटेरियन, ठीक है ना। तो नैरोली यूटिलिटेरियन का मतलब है कि ये जैसे कि नेचर से जो हम लोग क्या कर रहे हैं, नैरोली मतलब कि जो छोटे छोटे चीजें हम लोग नेचर से ले रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि फूड, प्लांट एंड एनिमल प्रोवाइड फूड सच एज सीरियल, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, ये हम लोग ले रहे हैं, तो ये हम लोग के लिए बहुत जरूरी है कि नहीं। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, इसको बचाना होगा, नहीं बचाएंगे तो कहाँ से खाएंगे, ठीक है ना। अधिकतर जो ह्यूमन बीइंग का जो स्पीसीज है वो प्लांट्स पे ही क्या है, अधिकतर प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए, और मोस्टली एनिमल्स भी हैं। मेडिसिन, प्लांट्स प्रोवाइड मेडिसिनल प्रोडक्ट, जितने जो हम लोगों ने हाई फाई जितना अपना मेडिसिन या मेडिकल एरिया में हम लोगों ने जितना क्या कर लिया है, डेवलप कर लिया है इतना मेडिकल फील्ड को, तो उस किसके बेसिस पे, दवाओं के बेसिस पे। दवाएं कहाँ से आती हैं, बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स है, और बहुत सारे अभी हम लोग लास्ट चैप्टर में हम लोग देखे थे कि बैक्टीरिया का कितना यूज है ना, कैसे प्लाज्मिड में सब एनिमल्स का भी बहुत सारा यूज है। तो हम लोगों को मेडिसिन फील्ड के लिए भी क्या जरूरत है, इन प्लांट्स और एनिमल्स को बचाने की जरूरत है। फाइबर्स हम लोग बहुत सारे जो है वो प्लांट से ले लेते हैं, जैसे कॉटन है, जूट है, तो इन सब की भी जरूरत है हम लोगों को, ठीक है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल, प्लांट प्रोवाइड कंस्ट्रक्शन मटेरियल सच एज टिम्बर एंड फायरवुड, हम लोग भाई वुड से भी बहुत सारी चीजें बना रहे हैं, उसके लिए भी जरूरत है कि प्लांट्स रहे, ठीक है ना। फर्नीचर वगैरह कहाँ से बन रहे हैं, उसी से बन रहे हैं भाई। हम लोग को अच्छा राजशाही ढंग से रहना भी तो है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा नहीं करेंगे लेकिन फिर भी आवश्यकता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, प्लांट प्रोवाइड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट सच एज लैटेक्स, ठीक है। लैटेक्स जो गम निकलता है प्लांट से, है ना, प्लांट्स का ही प्रोडक्ट है ये। फिर वैक्स वगैरह भी जो निकलता है ना, ठीक है। फिर लैक वगैरह भी है, लैक का भी प्लांट रहता है। तो ये मतलब कि हमारे बेसिक नीड के लिए भी जरूरत है किसका, बचाने का। ब्रॉडली अगर हम लोग देखें, ये तो हम लोग का बेसिक नीड है, ठीक है। अगर ब्रॉडली हम लोग देखें तो भाई पॉलिनेटर फूड प्रोडक्शन के लिए जरूरी है, ठीक है। इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ इको टूरिज्म, इको टूरिज्म के लिए भी जरूरी है ये, ठीक है। एस्थेटिक एप्रिसिएशन ऑफ नेचर, मतलब नेचर को बचाने के लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन बाय प्लांट, अब ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो हम लोग इतना राजशाही ढंग से कहाँ से जिंदा रहे, सारी चीजें रहेंगी लेकिन ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा। तो प्लांट्स नहीं रहा तो ऑक्सीजन भी नहीं रह पाएगा। The exploration of molecular genetic and species level diversity to obtain product from economic important, ठीक है। ये सारा लेवल आ गया आपका, ठीक। सारे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट के लिए भी हम लोग को जरूरी है कि हम लोग प्लांट और एनिमल का क्या करें, कंजर्व करें, सारी स्पीसीज को कंजर्व करें। इथिकल मोरल वैल्यूज भी है भाई, है ना, मोरल वैल्यूज भी है। जैसे हम लोग लास्ट चैप्टर में एग्जांपल पढ़े थे कि मेडिसिनल प्लांट है और उसको कोई बाहर वाला आया काट कर ले गया, ठीक है ना। तो इथिकल क्या है जी, यूटिलिटेरियनिज्म is a moral theory that state that right action is one of that produces the greatest balance of good over harm or everyone affected। टेक्निक क्या है, दो टेक्निक के बारे में हम लोग बात किए थे, इन सीटू कंजर्वेशन एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन क्या हो गया कि जो एरिया में जो नेचुरल हैबिटेट है उनका, एनिमल्स का या प्लांट का, ठीक है ना, उसी एरिया को क्या कर दिए, बाहर से बाउंड्री कर दी है ना। तो और कंजर्व कर रहे हैं, अंदर में उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बाहर के जितने भी लोग हैं अब वहां एंटर नहीं कर सकते हैं, है ना, उनको परमिशन चाहिए अंदर आने के लिए। वहां हंटिंग नहीं हो सकती है, पेड़ नहीं काट सकते हैं हम लोग, तो वो एरिया कहलाता है इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ स्पीसीज एंड देयर जेनेटिक रिसोर्सेज इन देयर नेचुरल एनवायरमेंट, ठीक है ना, नेचुरल एनवायरमेंट। द गोल इज टू मेंटेन द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम एंड द पॉपुलेशन एबिलिटी टू अडॉप्ट अ इवॉल्व, ठीक है। जैसे कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाए जाते हैं, और भी एग्जांपल है बायोस्फीयर रिजर्व, सैक्रेड ग्रुव, ठीक। फिर एक्स सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग एंडेंजर प्लांट एंड एनिमल आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट, ठीक, नेचुरल हैबिटेट से हट कर। इट्स द वे टू प्रोटेक्ट स्पीसीज दैट इज ट्रीटेड बाय कंपटीशन ऑफ फूड, वाटर एंड स्पेस, जैसे कि जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, जीन बैंक भी बनाए जाते हैं, एंड क्रिप्टो प्रिजर्वेशन, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया ये पूरा चैप्टर, समझ में आ गया।